मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक ग्रामर में पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हिंदी में, इंग्लिश में आपने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा होगा, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले परिभाषा देखो। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। फिर से सुनो, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे शब्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शब्दांश की बात हो रही है। शब्दांश मतलब क्या हुआ? किसी शब्द का टुकड़ा, हाँ, बस शब्द का, किसी शब्द का अंश, पूरी शब्द की बात नहीं हो रही है, शब्दांश की बात हो रही है। ठीक है, तो जो शब्दांश क्या होता है, किसी शब्द से पहले लग जाते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब शब्दांश जो आगे लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अजोर मर इक्वल टू बराबर क्या हुआ? अमर। देखो यहाँ पे शब्दांश क्या हुआ? अ एक शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का एक टुकड़ा है। और यहाँ पे शब्द क्या है? मर। मर के आगे अ लगा तो क्या नया शब्द बन गया? अमर। अब देखो अमर क्या है? अ शब्द नहीं है, शब्दांश है, और मर शब्द से पहले लगा, नया शब्द अमर का निर्माण हो गया। तो अ यहाँ क्या है? उपसर्ग है। देखो अ उपसर्ग जब मर शब्द में लगा, एक तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया, जिसका नया शब्द क्या है? वो अमर। याद रहेगा। तो आप हमेशा याद रखना कि उपसर्ग हमेशा क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और ये क्या करता है? शब्द में लगकर उसके एक नया मीनिंग देता है ना। तो वही जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। देखो जैसे अ था और शब्द मर था, अ शब्दांश था, मर शब्द में लगा तो नया शब्द क्या बना? अमर। अब देखो उपसर्ग की विशेषताएं देखो, इन विशेषताओं से ही आपको उपसर्ग के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। उपसर्ग एक शब्दांश होता है, उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग क्या है? एक शब्द का टुकड़ा है ना, अगर आप उसका अलग से अर्थ ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर अ लगा मर में, और अ शब्द का कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन जब यह मर शब्द में लग गया तो हमारे एक नए शब्द का निर्माण हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उपसर्ग जो शब्दांश होता है उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। अब देखो अगर मैं बोलती कि अ शब्द का मतलब क्या होता है तो आप कोई मीनिंग बोलते? नहीं बोलते, लेकिन जब ये शब्दांश में लग गया तब इसका मीनिंग निकला। तो इसकी पहली विशेषता क्या हुई कि उपसर्ग जो शब्दांश होता है उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। दूसरा, उपसर्ग किसी न किसी अर्थ को प्रकट तो करता है, किंतु अलग से प्रयोग नहीं किया जाता। उपसर्ग का क्या होता है कि मान लो किसी में लगे और अर्थ प्रकट करे, लेकिन अगर अलग से प्रयोग करोगे तो नहीं किया जा सकता। अब बताओ, जैसे अशब्दांश था तो आप इसको अलग से किसी रूप में प्रयोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो मतलब उपसर्ग किसी न किसी शब्द में जुड़कर ही अर्थ बताता है। फिर है, यह किसी शब्द से पहले लगता है। याद रखना, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। तो आपको उपसर्ग की क्या और देखो एक और है कि यह शब्द से जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे अमर में अ ने न के भाव को प्रकट किया। ठीक है, इसी तरह अमर है ना, वैसा। तो अब देखो चार विशेषताएं क्या हुई। सबसे पहला होगा कि उपसर्ग जो शब्दांश है उसका वो स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। फिर यह किसी न किसी अर्थ को तो प्रकट करेगा, लेकिन आप इसको अलग से प्रयोग नहीं कर सकते हो, है ना। फिर तीसरा क्या है कि हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है। और चौथा क्या है कि ये शब्द से जुड़कर क्या करता है, उसका अर्थ बदल देता है। उपसर्ग हिंदी के भी होते हैं और संस्कृत के भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिंदी के कुछ उपसर्ग बता रही हूँ ताकि आपको इसका अर्थ प्रकट हो जाए, स्पष्ट हो जाए। अब देखो सबसे पहले अ उपसर्ग है। अमर में भी अपने अ उपसर्ग दिखा था ना। जब ये अभाव शब्द में लगा तो देखो कितने नए शब्द का निर्माण, देखो अ अभाव से है ना। फिर देखो और भी उदाहरण अ के देखो, अजान, अटल, अभागा, ये सब अ उपसर्ग है जो नए नए शब्दों में लगकर नए नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अ उपसर्ग भाव में लगा तो अभाव, ज्ञान में लगा तो ज्ञान, टल में लगा तो अटल,
भागा मेला का तो अभागा। देखो नए नए मीनिंग्स निकले ना उपसर्ग के लगने से। फिर देखो दूसरा उपसर्ग है अध। अब देखो अध में क्या हुआ, आधा। अध का मीनिंग क्या होता है, आधा। अब देखो इसको नए नए शब्दों के साथ कैसे आप लगाओगे। अध खिला, अध खाया, अध जला। ठीक है। नेक्स्ट है देखो अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का मतलब होता है अभाव। अब ये देखो अनजान, अनपर, अनदेखी, अनमेल, ये सब। फिर है उन। ये सब उपसर्ग हिंदी के हैं, संस्कृत में भी होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको हिंदी के उपसर्ग ही बता रही हूँ। फिर है उन। उन मतलब एक कम, जैसे कि 49 है ना। फिर 29, 59, ऐसा। फिर आपका उपसर्ग क होता है, कु होता है मतलब बुरा, कपूत, कुढंग, कुचाल। ठीक है। फिर एक उपसर्ग हो गया चौ। चौ का मतलब होता है चार। तो चार में क्या आएगा, चौमासा आएगा, चौपाया होगा, चौराहा होगा और चौकन्ना आएगा। ओके। तो अभी मैंने बहुत सारे उपसर्ग बताए और कैसे शब्द में लगकर इसका निर्माण करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। अब देखो उपसर्ग क्या थे, अ उपसर्ग था, अध उपसर्ग था, अन उपसर्ग था, उन उपसर्ग था, क और कु उपसर्ग था और चौ उपसर्ग था। याद रखना उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। ठीक है। इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्द में प्रयोग होता है तभी इसका अर्थ निकलता है। इसको आप अलग से प्रयोग नहीं कर पाओगे। ओके। चलो नेक्स्ट अब हम लोग प्रत्यय के बारे में बात करते हैं। याद रखना उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, और दोनों शब्दांश ही होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, मतलब शब्द के टुकड़े होते हैं। देखो प्रत्यय, देखो जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहते हैं। फिर से देखो, जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण लघु जोड़ता लघुता। अब देखो ये शब्द देखो प्रत्यय क्या करता है कि किसी शब्दांश के पीछे जुड़ता है और उसके अर्थ को ही क्या करता है, बदल देता है। अब देखो जैसे लघु जोड़ता, लघु मतलब होता है छोटा, है ना। और इसमें ता उपसर्ग हो गया। लघु जोड़ता लघुता, यहाँ ता प्रत्यय के लगाने से लघु विशेषता भाववाचक संज्ञा बन गया। लघुता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय की विशेषताएं देखो, यह शब्दांश होता है, शब्द नहीं। आप चाहे प्रत्यय की बात करो चाहे उपसर्ग की बात करो, याद रखना ये शब्दांश होता है, मतलब शब्द का टुकड़ा, जैसे प्र, ऐसा है ना। ये कभी शब्द नहीं होता, लेकिन ये किसी शब्द में जुड़कर अपना अर्थ बताता है। यह अकेला प्रयोग में नहीं आता है, याद रखना। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु शब्द के साथ लगकर अर्थ देता है। इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द के साथ जुड़ता है तो अर्थ देता है। यह शब्द के पीछे लगता है। याद रखना उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के हमेशा पीछे लगता है। दोनों शब्दांश हैं, दोनों का अलग से अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्द में जुड़ते हैं तो अर्थ बताते हैं। ठीक है, याद रखना। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग शब्दांश आगे किसी शब्द के पहले लगता है और जो ये है प्रत्यय है वो शब्द के पीछे लगता है। नेक्स्ट देखो हिंदी के प्रत्यय। अब देखो प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं। अक्कर एक प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो आप अक्कर का प्रयोग कैसे कर सकते हो, घुमक्कर, भूलक्कर, बुझक्कर, इस तरह से। आ उपसर्ग भी होता है और आ प्रत्यय भी होता है। ठीक है, देखो ये प्रत्यय देखो, देखा, प्यासा, भूखा, सुना। देखो सबके लास्ट में आ रहा ना, देखा, प्यासा, भूखा, सुना, आई। आई हो गया, लड़ाई हो गया, भलाई हो गया, चढ़ाई हो गया। आऊ, कमाऊ, खाऊ, टिकाऊ, ये सब देखो पीछे लग रहे हैं। याद रखना प्रत्यय शब्दांश जो है वो हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं। आका लड़ाका। ओके, फिर से बोलने देखो, अकर में हो गया घुमक्कर, आ में हो गया आ का हो गया देखा, प्यासा, भूखा, सुना। आई का हो गया लड़ाई, भलाई, चढ़ाई। आऊ का हो गया कमाऊ, खाऊ, टिकाऊ। और आका का हो गया लड़ाका। ओके, चलो
और आपका वो जो और जो चैप्टर है उसमें अव्यय शब्द में वो अव्यय के भी क्वेश्चन उसमें, इसलिए मैं थोड़ा अव्यय भी बता देती हूँ, ध्यान दो। ये उपसर्ग प्रत्यय अव्यय सब आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, इसलिए मैंने एक साथ ही एक्सप्लेनेशन में डाल दिया, ताकि अब मैं जब आपको PDF सेंड करूँ तो आप खुद से भी अव्यय चुन कर भर सकते हो, या उपसर्ग प्रत्यय लगाओगे तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, है ना। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अव्यय, ठीक है। अव्यय क्या होता है बेटा, देखो पहले अव्यय समझने के लिए यहाँ पे जो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं ना, पहले उसको आप ध्यान, आपको अव्यय तुरंत समझ में आ जाएगा। मोहन यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगा, मोहिनी यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी, वे लड़के यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगे, वे लड़कियाँ यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगी, मोहन को यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, आपको वहाँ बिल्कुल नहीं नाचना, वे यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेंगे या नाचेंगी। अब देखो ध्यान से देखना, आपने कर्ता में देखो, मोहन, मोहिनी, वे लड़के, वे लड़कियाँ, मुझे, आपको, कर्ता बदल रहा है हमेशा। देखो ये जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य थे, सब में कर्ता बदल रहा था। कभी मोहन आया, कभी मोहिनी आया, कभी वे लड़के आए, कभी लड़की आई, कभी मोहन आया, है ना। हमेशा देखो कर्ता कौन होता है, जो काम को करने वाला होता है, सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें देखो सब्जेक्ट कर्ता हमेशा बदलते रहा ना। और कर्ता के अनुसार क्रियापद, जैसे नाचेगा, नाचेंगी बदलते गए। देखो जब मोहन था तो नाचेगा था, मोहिनी था तो नाचेंगी थी, वे लड़के थे तो नाचेंगे थे। मतलब सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ साथ क्या हुआ, क्रिया हमेशा बदलते रहा, है ना। लेकिन मतलब ये सब परिवर्तनशील है ना, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। जो कर्ता क्रिया क्या है कि कर्ता के अनुसार क्रिया हमेशा बदलते रहते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील है, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। विकारी मतलब जो हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तनशील हो, ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे सब्जेक्ट बदला, मतलब कर्ता बदला, वैसे वैसे क्या बदला, उसके क्रिया भी बदलते गए। क्रिया क्या होता है, वर्ब क्या होता है, डूइंग वर्ड्स होता है ना। जब आप कोई काम करते हो उसको एक्शन वर्ड्स होते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं। और सब्जेक्ट क्या होता है, जो करने वाला होता है, मतलब कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया बदलते रहे। जैसे मोहन यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगा था, जबकि मोहिनी क्या हुआ, यहाँ बिल्कुल नहीं नाचेगी थी, है ना। तो कर्ता के साथ हमेशा क्रिया यहाँ पे क्या हुआ, बदलते गए। अब देखो, इसलिए ये परिवर्तनशील कहलाते हैं या विकारी कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा चेंजिंग होते रहता है। कर्ता और क्रिया में हमेशा क्या होता है, कर्ता क्रिया के अनुसार हमेशा बदलते रहता है। कर्ता मतलब करने वाला, क्रिया मतलब आप जो काम कर रहे हो। दूसरी ओर देखो, यहाँ, बिल्कुल, नहीं, किसी भी लिंग, वचन या कारक के होने पर बदली नहीं। आपको आई समझ में बात। देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ था, बिल्कुल नहीं, वो चाहे कोई भी करता है, कोई भी क्रिया हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो हमेशा एक ही रहा, है ना। तो ये तो क्या हुआ कि दूसरी ओर यहाँ बिल्कुल और नहीं, किसी भी लिंग, वचन या कारक के होने पर बदलते नहीं हैं, ये स्थिर रहते हैं, इन्हें अविकारी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनका व्यय नहीं होता, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। मैं क्या बोलना चाहती थी, आपके समझ में आया। अव्यय वो होता है जो कोई भी लिंग, वचन या कारक कुछ भी आ जाए, वो हमेशा बदलता नहीं है, हमेशा एक जैसा ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे यूज हुआ था ना, यहाँ, बिल्कुल नहीं, ये सब क्या है, अव्यय है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं शब्द जिसमें कोई भी करता है, कोई भी क्रिया है, कोई बदलाव नहीं होता, वे हमेशा एक ही तरह से प्रयोग होते हैं, इनका व्यय नहीं होता है, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। जो परिवर्तनशील हो वो विकारी कहलाते हैं, लेकिन जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनका कोई व्यय नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय क्या है कि किसी भी, कोई भी लिंग आए, कोई भी वचन आए, ये बदलते नहीं, ये हमेशा हर तरह एक ही तरह से प्रयोग में होते हैं। अब देखो अव्यय के भेद। अब अव्यय के भेद में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके बुक में समुच्चय बोधक के बारे में बताया गया है कि समुच्चय बोधक पढ़ना है, उसके बहुत सारे भेद को आप जानोगे तभी उसको अच्छा से भर पाओगे, ठीक है। आपको अव्यय के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आपको ज़्यादा समुच्चय बोधक के बारे में जानना है, क्योंकि आपके चैप्टर में समुच्चय बोधक का प्रयोग ज़्यादा है, ठीक है। वो है ना, दादा बने खिलाड़ी हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसमें ये सारे हैं, ये उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इसलिए मैं
मैंने वो PDF सेंड करने के पहले आपको ये ग्रामर भेजा है, ताकि आप उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय के समुच्चय बोधक के बारे में जान लो, तब फिलअप करो। ठीक है, अब देखो इसके विषय पहला इसका विशेषण पहला भेद है क्रिया विशेषण, फिर समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। ठीक है, क्रिया विशेषण तो आपको पता है कि जो शब्द क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताती है, क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। वैसे तो आपने इंग्लिश में भी क्रिया विशेषण के बारे में बहुत पढ़ा होगा, है ना, एडवर्ब पढ़ा है ना, उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अब समुच्चय बोधक पढ़ते हैं। आपको समुच्चय बोधक के बारे में बुक में ज़्यादा दी गई है, इसलिए मैं वही बता देती हूँ। अब देखो ये जो चित्र है ना बेटा, इसको ध्यान से देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो। ठीक है, आपको चित्र से ही आधी बात समझ में आ जाएगी। देखो, भाई और बहन पढ़ रहे हैं। जूही पढ़ रही है किंतु नीलम खेल रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, देखो पहले में दोनों पढ़ रहे हैं, दूसरा में जूही पढ़ रही है किंतु नीलम खेल रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब देखो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में और, किंतु, क्योंकि पद जो है वो दो पदों अथवा दो वाक्यों को परस्पर जोड़ रहे हैं। जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आई समझ में बात। अगर कोई वाक्य किंतु और क्योंकि जैसे पद थे जुड़ रहे हैं, ये जो दो पद या दो वाक्य को परस्पर जोड़ते हैं, ये जोड़ने वाले शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब दो वाक्य अगर किंतु, क्योंकि और ऐसे वह शब्द से जुड़े हुए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक कहलाएंगे। ठीक है, देखो पहले में था भाई और बहन पढ़ रहे हैं, और से ये शब्द जुड़ रहा था। जूही पढ़ रही है किंतु नीलम खेल रही है, किंतु से ये शब्द जुड़ रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, ये क्योंकि से जुड़ रहा था। आई समझ में बात। तो क्योंकि, किंतु, ये सब जो है ना, जो परस्पर शब्दों को, वाक्यों को जोड़ रहे हैं, यही समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब एग्जैक्टली डेफिनेशन देखो। जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिला रहे हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो मतलब जो पद क्या होगा, जो दो शब्द को जोड़े, दो वाक्यांशों को मिलाए या वाक्य को मिलाए, वो समुच्चय बोधक कहलाएंगे। याद रहेगा, जो पद दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिला रहे हों वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आपकी बुक में जब होगा ना कि समुच्चय बोधक को चुने या समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करके क्या है वाक्य बनाए, आपकी वो दादा बने खिलाड़ी चैप्टर में है। अब देखो समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अवयव के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है संयोजक। संयोजक क्या होता है, जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी या वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। तो मतलब जो संयोजक होगा हमेशा क्या करेगा, एक ही श्रेणी के वाक्य या शब्द को जोड़ेगा। जो समुच्चय बोधक अव्यय एक ही श्रेणी वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे देखो, मैं और मोहन साथ साथ जाएंगे। यहाँ पे वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, और पद से, और शब्द से जुड़ा हुआ है। रात हुई और तारे खिले, देखो ये दोनों भी और से जुड़े हुए हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। तो बोले ना समुच्चय बोधक क्या होता है कि एक ही श्रेणी या वाक्य के शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। ये सब क्या है, एक ही वाक्य है, अलग वाक्य नहीं है, इसलिए और से जुड़े हुए हैं। तो संयोजक क्या करेंगे कि एक ही श्रेणी या वाक्य के शब्दों को जोड़ने का कार्य, किंतु परंतु नहीं आएंगे इसमें, है ना, सिर्फ एक ही वाक्य है जो और से जुड़ गया है। ठीक है, जैसे देखो, मैं और मोहन साथ साथ जाएंगे। रात हुई और तारे खिले, जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। अब एक दो वाक्य आप भी खुद से बना के ट्राई करना है ना, और शब्द से जो जुड़े, है ना। मैं और मेरे दोस्त स्कूल जाएंगे, हाँ, ऐसा कुछ भी। मैं और मेरी बहन साथ साथ खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है, खुद से भी बनाने का कोशिश किया करो। विभाजक, पहला हो गया संयोजक, अभी दूसरा एग्जाम्पल है विभाजक। वे समुच्चय बोधक जो भेद, अंतर या विरोध प्रकट करते हुए शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक कहा जाता है। देखो, वे समुच्चय बोधक पद जो
भेद, अंतर या विरोध प्रकट करते हुए शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, वे विभाजक चले जाते हैं। पहला संयोजक था जिसमें और से शब्द जुड़ रहे थे, ये विभाजक है। ये क्या है कि दो अलग अलग, जो कि अलग अलग अर्थ विरोध प्रकट करेंगे, उसको जोड़ने का काम करती है, उसे विभाजक कहते हैं। देखो, हम दोनों साथ गए थे किंतु वह लौट आया। अब देखो, ये दो अलग वाक्य थे लेकिन किंतु से ये दोनों जुड़ गया। हम दोनों साथ गए थे किंतु वह लौट आया। उस पर घातक हमला हुआ मगर वह बच गया। अब देखो, ये भी देखो, उस पर घातक हमला हुआ और वह बच गया। दो अलग अलग वाक्य थे लेकिन वो मगर शब्द से जुड़ गए। देखो, हम दोनों साथ गए, वह लौट आए, ये भी दो अलग अलग वाक्य थे लेकिन किंतु से जुड़ गए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि विभाजक जो है वो भेद या अंतर विरोध प्रकट करते हुए वाक्य या शब्दांशों को जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, दोनों एग्जाम्पल में दो दो अलग अलग वाक्य थे, किंतु ये क्या हुआ कि किंतु और मगर दो शब्द से जुड़ गए, है ना। अभी देखो, मैंने बहुत कोशिश की परंतु सफल ना हो सका। ये मैंने बहुत कोशिश की और सफल ना हो सका, दो वाक्य है परंतु शब्द से जुड़कर एक वाक्य बन गए। ठीक है, विभाजक शब्द क्या हुए? किंतु, परंतु, मगर, इसलिए, तथापि, पर, ताकि। ये इन सारे शब्दों से जब वाक्य जुड़ेंगे तो वे विभाजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विभाजक कहलाते हैं। और जबकि और शब्द से जुड़े तो वो संयोजक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक में पहला संयोजक हुआ, दूसरा हुआ विभाजक। अब देखो, तीसरा है विकल्प बोधक। तीसरा एग्जाम्पल है विकल्प बोधक का। जो समुच्चय बोधक पद विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प बोधक कहते हैं। मतलब देखो, विकल्प मतलब ऑप्शन, है ना। आप ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो, ऐसा करो नहीं तो ऐसा करो, यही होता है विकल्प में कि ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो यही होता है, जो समुच्चय बोधक पद विकल्प का बोध कराते हैं वे विकल्प बोधक कहलाते हैं। जैसे देखो, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ो या चुपचाप बैठो। इसमें क्या हुआ कि आप देखो, ये या तो पढ़ो या तो चुपचाप बैठो, दो अलग अलग विकल्प थे आपके सामने। ये किससे जुड़े हैं? या से जुड़े हैं, इसलिए ये विकल्प बोधक कहलाते हैं, है ना। या तो आप पुस्तकालय में बैठ कर पढ़ो या चुपचाप बैठ जाओ। सुरेश अथवा मोहन कोई एक वहाँ चला जाए। मतलब यहाँ भी देखो, या तो सुरेश चला जाए या मोहन चले जाए, और ये किससे जुड़ा हुआ है? अथवा से। तो ये जो अथवा शब्द हुआ वो विकल्प हुआ। तुम मेरे साथ चलो तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा मैं ना जा सकूँगा। यहाँ भी देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ भी विकल्प है, या तो तुम मेरे साथ चलो या तो मैं नहीं जाऊँ। ये किससे जुड़ा हुआ है? अन्यथा से जुड़ा हुआ है ना। तो अब देखो, विकल्प बोधक में आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं और वो किसी शब्द से जुड़े होते हैं। या तो वो या से जुड़े, या तो वो अथवा से जुड़े, या तो वो अन्यथा से जुड़े। ये वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प बोधक कहलाते हैं। देखो, फिर से देखना, आपको आपके चैप्टर में है कि समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि समुच्चय बोधक होते क्या है। तो जो पद या मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो, जो पद दो शब्द, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिला रहे हों वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जब आप अपने चैप्टर के क्वेश्चन करोगे ना तो ये याद आएगा कि देखो, मैम ने बताया था समुच्चय बोधक क्या है। तो जो दो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाए वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उसमें भी अलग अलग समुच्चय बोधक शब्दों का यूज हुआ है। कभी उन्होंने संयोजक यूज़ करने बोला है, तो कभी विभाजक यूज़ करने बोला है, तो कभी विकल्प बोधक यूज करने बोला है। तो आप ये जान लें, मैंने बता दिया है ना कि संयोजक क्या होगा? जो हमेशा और से जुड़ा रहेगा, एक ही वाक्य रहेगा लेकिन और से जुड़ा रहेगा। विभाजक क्या है कि जो मतलब दो अलग अलग वाक्य होंगे, मतलब उसमें अंतर होगा और वो किंतु, मगर ऐसे जुड़े रहेंगे। और तीसरा जो है वो विकल्प बोधक होगा, मतलब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, या तो ये करो या तो वो करो। ये हमेशा या, अथवा, अन्यथा इन सारे शब्दों से जुड़े हुए होंगे। ठीक है बेटा, चलो अब ये सब कर लेना, उसके बाद आप दादा बने खिलाड़ी के ग्रामर शब्द भी आसानी से कर पाओगे। तो आज हमने इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा? उपसर्ग, जो शब्द, याद रखना, उपसर्ग जो शब्दांश से पहले लगते हैं, इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है लेकिन ये शब्द में लगकर अर्थ प्रकट करते हैं। ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, मतलब शब्द के टुकड़े होते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। प्रत्यय भी क्या है? ये भी शब्दांश है, लेकिन ये क्या होता है? शब्द के पीछे लगकर अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग हो या प्रत्यय, इन लोग का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये शब्द में लगकर
अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, मैंने हिंदी के उपसर्ग और प्रत्यय के एग्जाम्पल भी दिए हैं, अच्छा से पढ़ लेना। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट अब दूसरे एक्सरसाइज में मिलेंगे। चलो टिल देन बाय।